नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज हमारा जो होगा वो पल्लव और चालुक्य वंश पे हम देखेंगे, इनका इतिहास देखेंगे और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं उसको हम देखेंगे। तो इनका राजनीतिक इतिहास और इनका सांस्कृतिक इतिहास देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पल्लव वंश को देखते हैं तो पल्लव वंश को आप देखिए कि जब हम गुप्त पढ़ रहे थे तो समुद्रगुप्त का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय भी मैंने चर्चा की थी विष्णु गोप की, तो वो उसी पल्लव वंश से संबंधित था। अब यहाँ देखिए, जो पल्लव वंश का संस्थापक है वो सिंह वर्मा को माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो है, इसका चौथा शासक है, चौथा नहीं पांचवा शासक सिंह विष्णु, चौथा शासक इसका विष्णुगोप है। अब चौथा शासक इसका विष्णुगोप रहता है और ये पांचवा शासक सिंह विष्णु रहता है, और ये इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी के समय से जो है पल्लवों का सतत इतिहास शुरू होता है हमें देखने को। और इसके अंतिम शासक को देख लीजिए, वो अपराजित वर्मन रहता है और इनकी राजधानी कांची या कांचीपुरम रहती है, जो आज वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। अब इसका जो सबसे प्रसिद्ध शासक होता है वो है सिंह विष्णु, जहाँ से इनका इतिहास शुरू होता है। उसके बाद देखिए, सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम शासक आता है, और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो इसे हम देख लेते हैं। तो महेंद्र वर्मन की जो उपाधि थी वो विचित्र चित्र और मत्तविलास, इसकी दो उपाधियां थी, विचित्र चित्र और मत्तविलास, और यह एक प्रसिद्ध चित्रकार और संगीतज्ञ भी था। अब ये देखिए कि महेंद्र वर्मन से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध लेख है पुदुकोट्टई। पुदुकोट्टई अभिलेख को कई बार जो है संगीत अभिलेख कहा जाता है, और इसमें संगीत के बारे में विवरण दिया गया है। इसके बाद इसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक है भगवद रज्जुक और एक है मत्तविलास प्रहसन। तो मत्तविलास प्रहसन में ये कापालिकों और बुद्धिस्टों का उपहास उड़ाता है महेंद्र वर्मन प्रथम, और इसमें जो है तत्कालीन पुलिस प्रशासन में और न्याय प्रशासन में जो भ्रष्टाचार रहता है और घूसखोरी रहती है उसके बारे में भी चर्चा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, और बहुत बार ये सीधे पूछी गई है मत्तविलास प्रहसन ये किसकी रचना है। कई बार आप देखेंगे सिंगल में भी पूछ लिया जाता है, कई बार मिलान में भी इसको पूछा गया है। और दूसरी रचना इसकी भगवत रज्जुक है, ये भी याद रखिए आप। फिर महेंद्र वर्मन के बाद देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम शासक होता है पल्लव वंश का, और इसकी उपाधि महामल्ल की रहती है, यानी पहलवान कहा जाता है महामल्ल को, तो इसकी उपाधि महामल्ल की रहती। उसके बाद इसने जो है इसी नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय को, चालुक्य वंश का एक शासक है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो उसको जो है पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन पराजित करता है। और पल्लव चालुक्य संघर्ष इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी प्रसिद्ध है वो। और उसके बाद यही सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक रहता है पल्लव वंश का। अब नरसिंह वर्मन के बाद देखिए दूसरा जो शासक आता है वो आता है महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, और इसकी उपाधि जो रहती है नरसिंह वर्मन द्वितीय की, ये राजसिंह रहती है। अब इससे संबंधित हम जब स्थापत्य पढ़ेंगे तो आपको राजसिंह शैली देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। और इस नरसिंह वर्मन द्वितीय ने नागापट्टिनम में बौद्ध चीनी भिक्षुओं के लिए विहार का निर्माण कराया, और चीन में इसने अपना एक दूतमंडल भेजा था। अब इसके बाद राजाओं के क्रम को ध्यान से देख लीजिए, ये पूछे जाते हैं। नंदीवर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन द्वितीय, दंतिवर्मन, नंदीवर्मन तृतीय, नृपतुंग वर्मन और अपराजित वर्मन, ये अंतिम शासक आपका आ जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप प्रमुख राजाओं को जिनको मैंने बताया उनसे संबंधित जो कुछ थोड़ी बहुत घटनाएं रहीं वो याद कर लीजिए, और इन राजाओं के क्रम को याद कर लीजिए, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और जनरली देखिए इनके स्थापत्य से क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो जब पल्लवकालीन संस्कृति है, हम देखते हैं कि पल्लवों के यहाँ दो प्रसिद्ध विद्वान पल्लवों के दरबार में निवास करते थे, जिसमें पहले विद्वान देखिए दंडी हैं। दंडी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे अवंति सुंदरी कथा, दशकुमार चरित और काव्यादर्श, ये तीन प्रमुख रचनाएं हैं जिनकी रचना दंडी ने की थी, और काफ़ी पूछा भी जाता है इनको। फिर एक प्रसिद्ध विद्वान संस्कृत के रहते हैं भारवी, उनकी प्रसिद्ध रचना है किरातार्जुनियम। इसमें अर्जुन जो है किरात बने रहते हैं और भगवान शिव की तपस्या करके उनसे अस्त्र प्राप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने महाभारत में इस कहानी को देखा भी होगा, तो वही बैकग्राउंड है किरातार्जुनियम का। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, वैसे आप एक फैक्ट याद कर लीजिए कि जो पल्लव शासकों के अभिलेख हैं, जो प्रारंभिक अभिलेख हैं, वो प्राकृत भाषा में लिखेगा, और इनके सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वो संस्कृत में मिलते हैं। तो आप एकदम कन्फ्यूज मत होइएगा
अगर तमिल ऑप्शन में आ जाता है। तो कई बार तमिल और संस्कृत जब ऑप्शन में होता है तो हम गलती से तमिल या संस्कृत को ही चूज कर लेते हैं, लेकिन एकदम याद रखिए स्पष्ट रूप से कि इनका जो प्रारंभिक अभिलेख है पल्लवों का वो प्राकृत में लिखा गया और इनके सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए। तो इसको हमें याद रखना है। अब देखिए इनके जो वास्तुकला की बात हम करें तो इनके पूरे वास्तुकला को पर्सी ब्राउन ने प्रमुखतः शासकों के आधार पर 4 शैलियों में विभाजित कर दिया। जैसे एक टाइम पीरियड शुरू होता है जहाँ से कोई आर्ट शुरू होता है जिस शासक के टाइम से, और एक दूसरे शासक के जाते तक ख़त्म हो गया। तो एक टाइम पीरियड को इन लोगों ने राजाओं के हिसाब से 4 प्रमुख नाम दे दिए और इनके 4 केंद्र भी रहते हैं कला के। तो इसमें देखिए महाबलीपुरम, पुदुकोट्टई, कांची या कांचीपुरम और तंजौर, ये 4 प्रमुख केंद्र हैं पल्लव स्थापत्य कला के। तो इसमें सबसे पहली जो शैली होती है या स्थापत्य की जो बात की जाती है वो महेंद्र शैली, और इसमें गुहा मंदिर यानी पत्थरों को काट कर गुफाओं का निर्माण करके उसके अंदर मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो ये महेंद्र वर्मन शैली में हुआ। फिर मामल्ल शैली आती है, ये नरसिंह वर्मन प्रथम जो रहता है उसकी उपाधि आपको अभी मैंने बताई महामल्ल या मामल्ल रहती है, तो उसी के आधार पे ये मामल्ल शैली इसको कहा जाता है। और इस समय जो है मंडप और रथ इनकी रचना शुरू होती है। तो रथ का मतलब ये है, यह समझिए आप कि एक पत्थर को काट कर उसमें एकात्मक मंदिरों का निर्माण कर दिया गया पत्थर से, तो उसी को रथ कहा गया। यहाँ मुख्य रूप से 8 रथों का निर्माण है और इन्हें सप्तरथ की उपाधि दी जाती है और है वहाँ पे मूलतः 8 रथ, और इसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है इन रथों को। अब इसमें समझिए कि 5 पांडवों के नाम पे वहाँ रथ हैं, उसके बाद वलई कुट्टे और 1-2 रथ इस तरह से और हैं, टोटल 8 रथ हैं। अब इन रथों में जो सबसे बड़ा रथ है वो मैं आपको बता दूं कि युधिष्ठिर रथ है, और सबसे छोटा रथ जो है वो द्रौपदी रथ है। ये इससे ज़्यादा आप कुछ याद इसमें मत रखिए, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए तीसरी शैली जो आती है वो राजसिंह शैली आती है। नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह, इसकी उपाधि मैंने आपको बताई, तो राजसिंह शैली आती है। इसमें जो है स्वतंत्र रूप से इमारती मंदिर यानी स्वतंत्र रूप से स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं अलग से, तो इसे इमारती मंदिर कहते हैं। और इसमें कुछ प्रसिद्ध रचनाएं नहीं निर्माण हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं पल्लवों के, जिसमें हम देखते हैं कि महाबलीपुरम का शोर मंदिर या तटीय मंदिर जिसे हम कहते हैं, ये भगवान शिव को समर्पित है, तो उसका निर्माण होता है। और कांची का कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, वैसे तो देखिए यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन ये 2 प्रमुख हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर और तटीय मंदिर या शोर मंदिर, ये भी शिव को समर्पित है। ये 2 प्रमुख मंदिर आपको याद रखने हैं। फिर जो चौथी शैली है ये है नंदी वर्मन शैली, इसे अपराजित शैली भी कहा जाता है, अपराजित वर्मन शैली। इसमें देखिए 3 प्रमुख मंदिर हैं, मुक्तेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर। तो ये पल्लवकालीन जो स्थापत्य है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए चालुक्य वंश है। तो चालुक्य वंश की बात अगर हम करें तो 3 प्रमुख राजवंश या 3 प्रमुख शाखाएं रहती हैं चालुक्यों की। पहली है देखिए बादामी के चालुक्य, दूसरा वेंगी के चालुक्य, तीसरा कल्याणी के चालुक्य। अब इनमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हैं वो हैं आपके बादामी या वातापी के चालुक्य, यही महत्वपूर्ण है ज़्यादा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण हैं। अब जो देखिए बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य हैं, इनका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम रहता है। इनका वास्तविक संस्थापक आप कह सकते हैं पुलकेशिन प्रथम रहता है। अब अंतिम शासक जो इनका है वो कीर्तिवर्मन द्वितीय रहता है। अब बादामी के चालुक्यों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय है, तो हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी पुलकेशिन द्वितीय की जो उपाधि है वो है सत्याश्रय और परम भागवत, और इसी का जो है प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख आपने देखा होगा जिसकी रचना रविकीर्ति ने की, इसका मंत्री रहता है। और उसी ऐहोल अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसकी जो है लड़ाई होती है किससे, हर्षवर्धन की, जिसे सकलोत्तरापथनाथ की उपाधि रविकीर्ति ने दी रहती है। और ये पुलकेशिन द्वितीय जो है आप अभी यहाँ देखे होंगे कि नरसिंह वर्मन से युद्ध करते हुए पराजित होता है, नरसिंह वर्मन प्रथम से। तो एक युद्ध होता है पल्लव चालुक्य संघर्ष में और ये मारा जाता है। इसके बाद देखिए दूसरी शाखा है वो है कल्याणी के चालुक्यों, और इसका वास्तविक संस्थापक तैलप द्वितीय रहता है और इसका अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ रहता है। और इनके अभिलेखों से सूचना मिलती है जो कल्याणी के चालुक्य रहते हैं कि इनके 59 राजाओं ने अयोध्या में शासन किया। तो मतलब साफ है कि इन लोगों ने अपना संबंध जो है भगवान श्री राम से जोड़ा है और अपने आप को चंद्रवंशीय क्षत्रिय
चंद्रवंशी यानी रघुवंशीय छत्री बताने का प्रयास करते हैं। और इनका एक प्रसिद्ध शासक है सबसे, जो वो है विक्रमादित्य षष्ठ या 6। और इसी के दरबार में विल्हड़ रहते हैं जिन्होंने विक्रमांक देव चरित की रचना की। और विक्रमादित्य ने एक संवत भी चलाया था, उसे भी आप याद रखिए। फिर देखिए, कल्याणी के चालुक्यों के बाद आते हैं वेंगी के चालुक्य। तो इनका कोई खास इस तरह से एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए हैं। तो संस्थापक याद रखिए विष्णुवर्धन, और अंतिम शासक विजयादित्य सप्त रहता है या सप्तम रहता है। तो ये जो है चालुक्य हो गए हैं आपके मोटे मोटे, बहुत मोटे तौर पे, जो कि मुझे लगता है कि केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। अब इनके कला और स्थापत्य को देख लेते हैं। तो चालुक्य कला के जो केंद्र हैं वो 3 हैं मुख्य रूप से, ऐहोल, बादामी और पत्तदकल या पत्तडकल, ये 3 केंद्र हैं। अब इन 3 केंद्रों में जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं स्थापत्य की, उनको हम देख लेते हैं। तो जो ऐहोल केंद्र है, देखिए यहाँ लाड़ खां का मंदिर है प्रसिद्ध। उसके बाद दुर्ग मंदिर, इसको दुर्गा मंदिर भी कई बार लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये स्पेशली एक दुर्ग में स्थित है, इसलिए दुर्ग मंदिर है, दुर्गा मंदिर में। और मेगुती का जैन मंदिर, इसका संस्थापक रविकीर्ति को माना जाता है। और देखिए, जो यहाँ ऐहोल में निर्माण की बात की जाए तो सबसे पहला निर्मित मंदिर लाड़खां है, इसीलिए मैंने पहले लिखा। और सबसे अंतिम स्थापत्य यहाँ मेगुती का जैन मंदिर है, तो ये भी कई बार पूछ देता है। फिर उसके बाद दूसरा जो केंद्र है पट्टदकल या पट्टदकल, यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, और उन 2 मंदिरों को हम देख लेते हैं। एक प्रसिद्ध मंदिर देखिए विरूपाक्ष का है, जिसका निर्माण इस चालुक्य वंश में एक शासक रहता है विक्रमादित्य द्वितीय, उसकी पत्नी है लोक महादेवी, यानी उसकी महारानी रहती है, उसने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया। और दूसरा जो टेम्पल है यहाँ वो है मल्लिकार्जुन मंदिर, और मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण त्रैलोक्य महादेवी, ये भी विक्रमादित्य द्वितीय की ही रानी रहती है। तो आप याद रखिए कि लोक महादेवी उसकी रानी विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराती है, और जो मल्लिकार्जुन मंदिर रहता है उसका त्रैलोक्य महादेवी। और ये जो विरूपाक्ष मंदिर है, इसका वास्तुकार जो है वो गंड नाम का व्यक्ति रहता है, वहाँ उसने अपनी साइन कर रखी है, इसलिए उससे पता चलता है कि उसका वो वास्तुकार रहता है। अब फिर तीसरा जो इनका प्रमुख सेंटर है आर्ट का, वो है बादामी। और बादामी में बेसिकली देखिए गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया है, जैसे हमने अभी पल्लव में देखा। हाँ, एक प्रमुख चीज़ जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ कि आप जब पल्लव स्थापत्य को देखेंगे तो जो द्रविड़ शैली का आधार माना जाता है वो इन्हीं पल्लवों के टाइम से शुरू होता है, और उसका चरमोत्कर्ष जो है हम लोग चोल काल में चल के देखेंगे। और ये जो चालुक्य स्थापत्य की हम बात कर रहे हैं, तो जो हम वेसर शैली कहते हैं, जो मिक्स होती है नागर और द्रविड़ की, उनकी जो संरचना है वो इन्हीं चालुक्य के स्थापत्य में हमें देखने को मिलती है। तो आप याद रखिएगा कि जो पल्लव स्थापत्य है वो द्रविड़ शैली का आरंभिक फेज है, और जो चालुक्यों के स्थापत्य हैं ये वेसर शैली के उदाहरण हैं। और इन मंदिरों की जिनकी मैंने चर्चा की, ये वेसर के उदाहरण हैं। कुछ मंदिर हालांकि यहाँ नागर के भी हैं, उनको मैंने नहीं बताया आपको, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। और तो आप ये देखिए कि यहाँ जो मैं बता रहा था बादामी के बारे में, तो गुहा मंदिरों का निर्माण है, और वैष्णव, शैव और जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुहाओं का निर्माण हुआ है। आप देखेंगे कि यूपीएससी में इसको खूब पूछा गया, तो आपको याद रखना है कि तीनों संप्रदायों के गुहाओं का यहाँ पे निर्माण हुआ है। इस तरह से हमने पल्लव और चालुक्य देख लिया। अब मुझे लगता है कि एक वीडियो और बनेगा जो चोल राजवंश पे बनेगा, और उनके स्थापत्य और कला को हम देखेंगे। और इस तरह से हमारा जो है प्राचीन इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट हो जाएगी कल के क्लास के बाद। उसके बाद हम मध्यकाल में प्रवेश करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी तरह से 10-12 वीडियो में जितना भी बन सकता है, जितने महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू उनको लेते हुए कि कम से कम वीडियोज़ में आपको मध्यकाल पूरा कराऊँ, उसके बाद आधुनिक, फिर उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।